ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति भवन में उसी तरह का व्यक्ति जाए जो इन फंक्शंस को, इन जिम्मेदारियों को निभा सकेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जाए जो सरकार के कब्जे में है, उसको हिम्मत ही नहीं होगी कि मशवरा भी हम दें, तो फिर इस पद का कोई फायदा नहीं बचेगा। और हम सब जानते हैं कि हमारे इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में समय समय पर ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति केवल रबर स्टैंप बन के रह गए और अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों का उन्होंने निर्वहन नहीं किया। कैसे प्रजातंत्र के ऊपर खतरा है आज के दिन, कैसे जितनी मान्यताएं थीं, जितने मूल्य थे, वो लगभग समाप्त हो गए हैं। जितनी संस्थाएं थीं वो बर्बाद हो गई हैं और प्रजातंत्र हमारे देश में पंगु हो गया है। लेकिन उससे भी जो बुरी बात है वो ये है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, अपने एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। और किसके खिलाफ? केवल देश के अपराधियों के खिलाफ नहीं, क्रिमिनल्स के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। ऐसा दृश्य हमने कभी नहीं देखा। एजेंसीज को मैं बताता हूं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, एजेंसीज को अगर सवाल पूछना होता था किसी राजनेता से, तो वो समय लेकर उनके घर जाते थे, उनसे पूछते थे कि ये सवाल है, आपका क्या उत्तर है। ऐसा तो नहीं होता था कि बड़े से बड़े नेता जो हैं इस देश के, उनको अप एंड डाउन कराया जा रहा है, ईडी के दफ्तर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, 50 घंटे क्वेश्चनिंग हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार की नीयत जांच करने की नहीं है। सरकार की नीयत है बेइज्जत करने की, ह्यूमिलिएट करने की। राजनेताओं को ह्यूमिलिएट करो और देश की जनता के सामने ये दृश्य दिखाओ कि कैसे वो इस दफ्तर से उस दफ्तर जा रहे हैं। ये हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत ही दुख की बात है। सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, और आज सुनवाई नहीं हो रही है। देयर इज नो रिकोर्स फॉर द पीपल, एंड आई एम सेइंग इट विद द fullest sense of responsibility, that there is no recourse anywhere, including the judiciary. कितने केसेस पेंडिंग हैं? आर्टिकल 370 का फैसला हुआ, सुनवाई शुरू भी हुई। सीएए का क्या हुआ? ये सब बड़े महत्वपूर्ण सवाल थे जिन पर तत्काल फैसला आना चाहिए था, सुनवाई होनी चाहिए थी। सुनवाई ही नहीं होगी, क्या कर लीजिएगा आप? सो देयर इज नो रिकोर्स, द सिटीजन इज नॉट लेफ्ट विथ एनी रिकोर्स। और जब ये परिस्थिति बनती है ना, तो आप जानते हैं क्या होता है, समाज में अशांति फैलती है और लोग सड़क पर उतरते हैं। लोग सड़क पर उतरते हैं, जो अभी हम देख रहे हैं कि लोग कैसे सड़क पर उतरे हैं, और खास करके हमारी नौजवान पीढ़ी जो है वो कैसे सड़कों पर आ रही है। और मात्र रेलवे रिक्रूटमेंट का आपको दृश्य याद होगा, आज अग्निपथ स्कीम को लेकर जो कुछ हो रहा है, कहीं कोई कंसल्टेशन ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आप सबसे एक सवाल। अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली है, खुद को सबसे मजबूत कहता है, तो उसकी क्या पहचान होनी चाहिए? क्या वो अपना शत्रु अगर बनाना पड़े तो क्या किसी कमज़ोर व्यक्ति को अपना शत्रु बनाएगा? नहीं,
अगर वह शक्तिशाली है तो उसके दुश्मन भी, उसके शत्रु भी उतने ही मजबूत होंगे। परंतु देश में जो व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर स्थापित हैं आज, वो खुद को मजबूत तो कहते हैं, खुद को इतिहास के तमाम प्रधानमंत्री से शक्तिशाली बताते हैं। ना सिर्फ शक्तिशाली बताते हैं बल्कि तमाम मंचों से उसका जमकर प्रचार प्रसार भी किया जाता है। परंतु आज के परिदृश्य में आप सबको ये देखना होगा कि शक्तिशाली या मजबूत प्रधानमंत्री होने के मापदंड क्या है। आप सबको पता है कि देश में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है और भारत में कई दशकों से, अगर इस बीच प्रणब दा और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को छोड़ दिया जाए तो तमाम राष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्ति रबर स्टाम्प की तरह इस्तेमाल किए गए हैं और वर्तमान वक्त में ये तमाम चीज़ें जारी है। हमारे पिछले राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में भी है, जब तक कि नए राष्ट्रपति का चयन नहीं हो जाता है, उन्होंने कब सरकार को आईना दिखाया? उन्होंने सरकार से कब जनता के हित के लिए बात की, आवाज़ उठाया? आपको याद नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। और अब बारी है द्रौपदी मुर्मू जी का, जिनका राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय है। परंतु क्या सिर्फ और सिर्फ देश के तमाम जो चयनकर्ता हैं, जो लोग उनके चयन के लिए वोटिंग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए उन्हें वोट करें क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं, क्योंकि वो एक महिला है, या फिर राष्ट्र हित का ध्यान रखा जाए, या फिर देश के वर्तमान परिदृश्य में लोकतंत्र की स्थिति को देखते हुए, लोकतंत्र हित को ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखाता हूं ये दो चेहरे, आप गौर से देखिए। पहले हैं सत्यपाल मलिक और आपके दूसरी ओर जगदीप धनखड़ है। सत्यपाल मलिक जो अक्सर सरकार की आंखों में आंख डालकर देश की जनता के साथ खड़े होते हैं, हालांकि वो संवैधानिक पद पर हैं, इसके बावजूद अपने पद की रत्ती भर भी चिंता किए बगैर वो जनता के हित के बारे में, वो किसानों के हित के बारे में, वो छात्र छात्राओं और युवाओं के हित की बात बिना कोई लाग लपेट के करते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार के आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। जबकि एक ऐसी सरकार जो खुद को मजबूत और सबसे शक्तिशाली बताती है, उसे ऐसे व्यक्ति को ही अपने ऊपर राष्ट्रपति पद के लिए तरजीह देनी चाहिए, जो राष्ट्र को सही दिशा की ओर ले जाने में वर्तमान केंद्र सरकार को दिशा निर्देशित कर सके, उनके गलत कदम पर आवाज़ उठा सके, उनकी आलोचना कर सके। लेकिन नहीं, उनकी नज़र देश के 20% से ज़्यादा आदिवासी वोट बैंक पर है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सहित छत्तीसगढ़ के आदिवासी वोटरों पर है। यही नहीं, देश भर के महिलाओं पर है, ताकि आगामी चुनाव में उन्हें भरपूर जनता का साथ मिल सके। वो अलग बात है कि जीत के बाद वो लोकतंत्र की जीत बताएंगे, 140 करोड़ से ज़्यादा की जनता की जीत बताएंगे। और दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने जो चेहरा तलाशा है, आपको जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई होगी, क्योंकि जो व्यक्ति हैं वो दूसरी ओर जगदीप धनखड़, जो भारतीय जनता पार्टी के बल्कि केंद्र सरकार के वफादार हैं। आप सबको पता है कि जगदीप धनखड़ भी राज्यपाल हैं वर्तमान में पश्चिम बंगाल में, जो कि विपक्षी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी पार्टी TMC की नेत्री हैं। उनके नाक को दम करके रखा है उन्होंने। यह नहीं, बीजेपी की खुशी के लिए उन्होंने वह सब किया जिससे उनकी पार्टी द्वारा उनके पद और प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि की जा सके। अब तय आपको करना है कि सच में देश को एक जिम्मेदार व्यक्ति चलाएगा या फिर देश को एक वफादार व्यक्ति चलाएगा। याद रखिएगा, जिम्मेदार व्यक्ति देश की जिम्मेदारी को समझेगा, अपने कर्तव्य को समझेगा, और वफादार व्यक्ति हमेशा एक पार्टी की, एक व्यक्ति की वफादारी में लीन रहेगा। वह अपनी अकर्मण्यता को, जनता के कर्तव्यों को याद दिला दिलाकर छिपाने की लगातार कोशिश करेगा, जैसा कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो खुद को 2014 में ऐसे पेश कर रहे थे जैसे देश की तमाम समस्याओं का हल उनके पास ही है। लेकिन आज देश की हर समस्या उनके कार्यकाल में लगातार विकराल रूप धारण किए जा रही है।
और भारतीय इकोनॉमी की बात तो करनी ही गलत है, जहां पर रुपया डॉलर के सामने पानी भरता नजर आ रहा है। आपको याद है डॉलर के सामने 58 रुपये थे, तब मोदी जी कहा करते थे कि देश के शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके से रुपये का साख विश्व भर में गिर रहा है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी गिर रही है। लेकिन जब प्रति डॉलर 64 रुपये के हिसाब पर कांग्रेस पार्टी ने 2014 में इस देश के बागडोर को छोड़ा था, तब मोदी जी ने आज अपने उच्चतम स्कोर की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। आज $1 80 रुपये का हो चुका है। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी, भाजपाई तो भाजपाई, अंधभक्त भी कभी नहीं कराहते, कभी उनके दिल में दर्द नहीं होता, कभी इसकी चिंता नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और उसके नेता नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, क्या आज भारत सरकार की गरिमा कम नहीं हो रही है? प्रधानमंत्री पद पर बैठे श्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से 2014 और उससे पहले मनमोहन सिंह जी गिरे हुए थे रुपये की गिरती साख के कारण, क्या आज प्रधानमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी गिरे हुए नहीं है? क्या आज सब कुछ उल्टा हो गया? क्या आज डॉलर के सामने रुपये की गिरती साख के बराबर ही नरेंद्र मोदी जी का गरिमा बढ़ता जा रहा है? देश इस सब का जवाब चाहता है। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दे, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।